In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, Assalamu alaikum. I'm your physics teacher, Umar Manzoor, and I am going to deliver an MDCAT lecture number 3. Students, this lecture is related to the unit current electricity. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला लेक्चर है और ओवरऑल जो है वो थर्ड लेक्चर है. अब इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लेक्चर के कंटेंट्स क्या हों. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी करंट. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओहम्स लॉ इन डिटेल और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर. ये टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक के अंदर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को डिस्कस करेंगे. और लास्ट पे देखेंगे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एंड पास पेपर एमसीक्यूज, चंद एक इनकी प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से. करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस इन मोशन. तो ये हमारे पास पहला एमसीक्यू इस टॉपिक का इस लेक्चर का बन गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करते हैं चार्जेस इन मोशन. इससे प्रीवियसली अगर बात की जाए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया था चार्जेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या फर्क है, वहां पे चार्जेस रेस्ट में डिस्कस किए थे, यहाँ पे चार्जेस जो है वो इन मोशन डिस्कस करेंगे. और चार्जेस इन मोशन को फर्दर जो है वो डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ करंट. तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर. इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स क्या है, इट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन. अगर इसको मैथमेटिकली लिखा जाए इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई के सिंबल के साथ. इट इज इक्वल्स टू टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज. अब ये चार्ज को स्टूडेंट्स फर्दर लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल चार्ज जो सर्किट में फ्लो करेगा दैट इज इक्वल्स टू एन, जबकि एन यहाँ पे क्या है, इट इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो फ्लो कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय ई. ई यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, इट इज चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो इन दोनों की प्रोडक्ट से हमारे पास आएगा टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर से. तो ये दोनों रिलेशंस आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स करंट के लिए. दोनों में से किसी भी रिलेशन से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब फर्दर अगर बात की जाए स्टूडेंट्स बेसिक्स अबाउट द करंट, तो याद रखिएगा करंट क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. और करंट की अगर यूनिट्स की बात की जाए तो करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पियर. 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, सर्किट में से करंट या किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट पास करेगा अगर उस कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज जो है स्टूडेंट्स पास करे कितने टाइम में, इन अ टाइम स्पैन इक्वल्स टू 1 सेकेंड. तो ये हमारे पास आगे करंट के यूनिट स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट्स इनको बोला जाता है एम्पियर होते हैं. और एम्पियर के बारे में याद रखिएगा ये क्या है, ये बेस यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट नहीं है. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, शायद एम्पियर को डिराइव यूनिट के अंदर जो है वो काउंट करते हैं. याद रखिएगा एम्पियर जो है वो डिराइव्ड यूनिट नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखिएगा अगर बात की जाए करंट की टाइप्स की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 2 तरह के करंट होता है. एक डीसी करंट होता है जिसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है. दूसरा करंट क्या है, इट इज एसी करंट. एसी का दूसरा नाम क्या है, इट इज अल्टरनेटिंग करंट. बेसिक डिफरेंस क्या है डीसी और एसी में, याद रखिएगा डीसी जो है ये सिंगल डायरेक्शन में सर्किट में हमेशा पास करता है. एसी करंट जो होता है ये 2 डायरेक्शंस में, मींस ये सर्किट के अंदर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है. तो ये बेसिक डिफरेंस है एसी और डीसी में. अब अगर ग्राफिकली देखा जाए ये हमारे पास ग्राफ है करंट वर्सेस टाइम. इस ग्राफ को बोला जाता है ग्राफ ऑफ प्योर डीसी. इसमें क्या है, करंट की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन भी सेम रहती है. दूसरा ग्राफ हमारे पास स्टूडेंट्स है आई वर्सेस टी. ये पल्सेटिंग डीसी का ग्राफ है. इसमें जो है वो डीसी करंट जो है अपनी डायरेक्शन तो रिवर्स नहीं कर रहा, मींस 1 डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही है. ये वाला हमारे पास पल्सेटिंग डीसी जो है ये रेक्टिफायर, हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करते हैं डायोड एज अ रेक्टिफायर या पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर, उसकी आउटपुट में हमारे पास जो ग्राफ आता है डीसी का वो किस तरह का होता है, इट इज पल्सेटिंग डीसी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर एसी की बात की जाए, एसी में हमारे पास साइनोसॉइडल एसी मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है. इसमें क्या है करंट जो है अपनी मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी जो है वो अपनी रिवर्स करता रहता है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर हमारे पास वेवफॉर्म जो है करंट का ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस की दोनों साइड्स पे एग्जिस्ट करे, मींस टाइम एक्सिस से ऊपर भी एग्जिस्ट करे और नीचे भी एग्जिस्ट करे, ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे ग्राफ ऑफ एसी.
और अगर उसकी शेप जो है वो बिल्कुल साइन कर्व जैसी है तो वो साइनोसॉइडल एसी बन जाएगा। बहरहाल अगर हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन देखी जाए, ग्राफ में क्या है, हाफ साइनोसॉइड वाली कर्व तो मौजूद है, लेकिन उसके बाद जो है वो टाइम एक्सिस की दूसरे वाली साइड के ऊपर वेवफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो डीसी और एसी में अगर ग्राफिकली डिफरेंस आप याद रखना चाहें तो याद रखिएगा, अगर टाइम एक्सिस की दोनों साइड्स पे वेवफॉर्म एग्जिस्ट करे तो वो जो है वो ग्राफ होगा एसी का हमेशा, और अगर टाइम एक्सिस की एक साइड पे जो है वो वेवफॉर्म एग्जिस्ट करे तो दैट विल बी ग्राफ ऑफ डीसी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास होगी ब्रीफ डिटेल्स अबाउट द टाइप्स ऑफ द करंट। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं चार्ज कैरियर्स, जो कि जिनकी वजह से करंट पास करेगा थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब सबसे पहले अगर बात की जाए स्टूडेंट्स कंडक्टर्स या मेटल्स में से, तो मेटल्स में से जिन चार्जेस की वजह से करंट पास करता है वो कौन से चार्जेस हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये एमसीक्यू वाइज पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट अगर बात की जाए गैसेस और प्लाज्मा की, तो स्टूडेंट्स गैसेस और प्लाज्मा में से करंट पास करता है, या यूं कह लें कि चार्जेस जो फ्लो करते हैं, जो करंट को कंडक्ट करते हैं, वो कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हमारे पास सॉल्यूशंस की बात की जाए जो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूशंस में से करंट पास करता है आयंस की वजह से, और कौन सी आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की आयंस की वजह से। लास्टली अगर बात की जाए स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर्स में से, तो सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये सारे के सारे आपने याद करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात की जाए, चूंकि करंट जो है इट इज व्हाट इट इज फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे चार्ज से रिलेटेड जो है वो एक दो एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात की जाए 1 कूलम चार्ज की, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है 1 कूलम चार्ज अगर किसी कंडक्टर में से पास करे तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। तो ये याद रखिएगा 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास करेंगे अगर 1 कूलम चार्ज जो है वो पास कर रहा हो। और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर इसको जनरलाइज किया जाए, n कूलम चार्ज जो है वो पास करे तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, n मल्टीप्लाइड बाय 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास जो है वो चार्ज से रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी सर्किट के अंदर करंट जो है वो डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव में कौन सी डायरेक्शन चूज कर सकता है। दो तरह के करंट हैं स्टूडेंट करंट के डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव में। एक करंट है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट याद रखिएगा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टर्मिनल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल टर्मिनल। हाई पोटेंशियल अमूमन जो है वो बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और लो पोटेंशियल क्या है, इट इज नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर बैटरी या सेल की टर्म्स में बात की जाए, कन्वेंशनल करंट क्या करता है, इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल मींस पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर ये मूव करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक करंट की, तो ये मूव करता है लो पोटेंशियल से टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉनिक करंट पास करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कन्वेंशनल करंट जो है वो पास करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। तो ये दोनों के बारे में आप बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल करंट्स हैव सेम एक्सटर्नल इफेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक और जो कन्वेंशनल करंट है दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट से मुराद क्या है, करंट जब पास करता है किसी भी कंडक्टर में से तो एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो करंट का इफेक्ट होता है दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट, और थर्ड इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या है, दैट इज द केमिकल इफेक्ट। अब याद रखिएगा करंट के एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो होंगे वो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों कंडक्टर्स के लिए, दोनों करंट्स के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं करंट थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर्स। अब मेटेलिक कंडक्टर्स में से हमें पता है एक्चुअल करंट कौन सा पास करता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट पास करता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास करता है। ये याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इस एंड को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब सर्किट के अंदर होगा क्या स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा पॉजिटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया लेफ्ट से राइट साइड की तरफ एस्टेब्लिश। अब अगर बात करें चार्ज कैरियर्स जिन्होंने करंट कंडक्ट करना है, चार्ज कैरियर कौन से हैं मेटल्स में से पास करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ब्लू कलर में यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, ये मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे।
तो होगा क्या, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिएगा, एंगल होगा 180 डिग्री, या वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, अपोजिट होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसका अगर स्टेटस डिस्कस किया जाए तो याद रखिएगा करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, बड़ी सिंपल सी लॉजिक, अगर यहाँ पे इस कंडक्टर की बात की जाए, यहां से लेट से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, तो इस कंडक्टर के ऊपर क्या हो गया, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पहले से क्या हो गई, ओरिजिनल जो कंडीशन थी उससे क्या हो गई, एक अमाउंट से कम हो गई। तो होना क्या चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हुई तो इस कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव नेट चार्ज आना चाहिए। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम होता क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से क्या है, इस कंडक्टर के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो एज अ होल जो है, अगर कंडक्टर की बात की जाए, कंडक्टर का स्टेटस क्या होता है, कंडक्टर ऑलवेज रिमेन्स न्यूट्रल। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से करंट को कंडक्ट करेंगे तो वो जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उसको नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इसका एक्सप्रेशन याद रखिएगा, ये बराबर होती है करंट डिवाइडेड बाय एन ई ए। एन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, ई एक पार्टिकल का चार्ज है जो कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट इसी फॉर्मूले को अगर रिप्लेस किया जाए करंट को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एन ई ए इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू रेज पर -3 मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू रेज पर -3 मीटर पर सेकंड होती है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 10 टू रेज पर -3 होगी। 10 टू रेज पर -3 के कोई भी मल्टीपल साथ में मौजूद होगा, मींस टू से दैट कि वेलोसिटी जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 × 10 टू रेज पर -3 हो सकती है, 2 × 10 टू रेज पर -3 हो सकती है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है या यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ डायरेक्ट है और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्ट है, प्रोवाइडेड दैट बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स जो ऊपर वाले फॉर्मूलाई हैं उनमें क्या रखे जाएं, कांस्टेंट रखे जाएं। लास्ट पे देखिएगा स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसका रिलेशन अगर रेजिस्टेंस के साथ बात की जाए तो रेजिस्टेंस के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, इट इज इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास हो गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला एमसीक्यू, इलेक्ट्रिक डिवाइस सेंड्स 100 कूलम चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन 20 सेकंड। अब हमारे पास चार्ज गिवन है, हमारे पास क्या है, टाइम की वैल्यू गिवन है, पूछा गया है द करंट फ्लोइंग, तो करंट कितना फ्लो करेगा। सिंपली स्टूडेंट्स यूज करेंगे I इज इक्वल्स टू Q बाई T। Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट इज 100 कूलम, ये वैल्यू 100 कूलम आ गई, और टाइम की वैल्यू क्या है, इट इज 20 सेकंड्स। तो 100 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, इट विल बी 5 एम्पियर, और 5 एम्पियर क्या है, इट इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, अगला एमसीक्यू, करंट थ्रू मेटल्स इज ड्यू टू। अब मेटल्स में से करंट अभी हमने डिस्कस किया किसकी वजह से पास करता है, एक्चुअल करंट जो है इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है मेटल्स में से करंट जो है वो किसकी वजह से फिर पास करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो सारी ऑप्शंस में से फिर करेक्ट आंसर क्या बना, इट इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, 1 × 10 टू रेज पर 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स की हमें तादाद यहाँ पे दे दी गई। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पास करते हैं थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रो सेकेंड। टाइम कितना है, इट इज 1 माइक्रो सेकेंड। करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, इंपॉर्टेंट वर्डिंग क्या है, करंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है माइक्रो एम्पियर्स में। एम्पियर्स के अंदर स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू नहीं पूछी गई, बल्कि किसमें पूछी गई है, माइक्रो एम्पियर्स में। तो इसको हम यूज करते हैं रिलेशन I इज इक्वल्स टू, हमारे पास Q ओवर T का रिलेशन था। अब Q की जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लग इन किया जा सकता है N मल्टीप्लाइड बाय E। तो जब इसकी जगह NE पुट करेंगे तो हमारे पास करंट बराबर आएगा NE डिवाइडेड बाय T। अब यहाँ पे N की जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास कर रहे हैं उनकी तादाद पुट कर देते हैं 10 टू रेज पर 7। E की जगह चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10 टू रेज पर -19 डिवाइडेड बाय टाइम। स्टूडेंट्स कितना गिवन है, इट इज 1 माइक्रो सेकेंड, मीन्स टू से 10 टू रेज पर -6 सेकेंड।
तो ये वैल्यूज प्लग इन करेंगे। अब यहाँ पे 10 टू रेज पावर्स को अगर सॉल्व किया जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 10 टू रेज पावर +7, ये -6 10 टू रेज पावर जब न्यूमिनेटर में जाएगी तो ये +6 बन जाएगी, +6 ये वाली पावर और +7 ये मिलके बना देंगे +13। +13 को जब सिंप्लीफाई करेंगे इस -19 वाली पावर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 10 टू रेज पावर -6। तो क्या बनेगा आंसर, 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -6 एम्पियर। अब 10 टू रेज पावर -6 एम्पियर किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर आएगा 1.6 माइक्रो एम्पियर। 1.6 माइक्रो एम्पियर किस ऑप्शन में मौजूद है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिएगा 10 टू रेज पावर -6 है, यहाँ पे क्या है 10 टू रेज पावर -3 है, यहाँ पे 10 टू रेज पावर 0 है। 10 टू रेज पावर 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली 1 है। और यूनिट्स क्या पूछे गए थे स्टेटमेंट के अंदर बोले गए थे माइक्रो एम्पियर्स, तो माइक्रो एम्पियर्स अंडरस्टूड है सारी ऑप्शंस के साथ मौजूद है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा दैट विल बी आंसर चार्ली। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज ओहम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ओहम्स लॉ के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, ओहम्स लॉ के अंदर हम डिस्कस करते हैं करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन डिस्कस करते हैं। तो ओहम्स ने क्या बोला था, उसने कहा था जी करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड दैट क्या चीज कांस्टेंट रहे, फिजिकल स्टेट जो है वो कंडक्टर की क्या रहे, सेम रहे। अब फिजिकल स्टेट से यहाँ पे क्या मुराद है, फिजिकल स्टेट से मुराद है टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास बेसिक ओहम लॉ की स्टेटमेंट है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलेंगे तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या है, कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस को सेपरेट करें तो कंडक्टेंस इस साइड पे आकर डिवाइड होगी, बनेगी सिचुएशन करंट डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस। अब 1 ओवर कंडक्टेंस जो है ये बाद में भी देखेंगे, 1 ओवर कंडक्टेंस या रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस बराबर होता है रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे हमारे पास भी रिलेशन क्या बनेगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, या इसको बोला जाता है, ये यहाँ पे इस रिलेशन में क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे अपीयर हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक्चुअल ओहम्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था वो कंडक्टेंस थी, लेकिन हमारी बुक के अंदर अगर देखा जाए तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे किसको ट्रीट किया गया है, रेजिस्टेंस को ट्रीट किया गया है। तो ये भी यहाँ पे एमसीक्यू याद रखिएगा, अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ओहम्स लॉ का पूछे तो ओहम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस को एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं ओहम्स लॉ जो है ये क्या है, इट इज एनालॉगस टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम रिलेशन डिस्कस करते थे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का। ओहम्स लॉ में हम डिस्कस करते हैं रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस जो कि फोर्स के एनालॉगस के तौर पे अपीयर होता है, और अगर बात की जाए मास के एनालॉगस के तौर पे तो मास के एनालॉगस के तौर पे यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो बिहेव करती है, और अगर बात एक्सेलरेशन के पर्सपेक्टिव में की जाए तो एक्सेलरेशन का एनालॉगस करंट बनता है। तो ये भी एमसीक्यू वाइज याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर रिलेशन देखा जाए, V अगर अननोन हो तो V फाइंड करना है तो करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अगर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना हो करंट की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, V और R को डिवाइड करना पड़ेगा इसी रिलेशन से सिंप्लीफाई करके। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो रेजिस्टेंस के लिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड और करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तीनों तरह से रिलेशन जो है न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव में आपको यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था। रेजिस्टेंस किस चीज को बोला जाता है, इट इज हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है, जो चार्ज पार्टिकल्स मूव करना चाहते हैं कंडक्टर में से, उन चार्ज पार्टिकल्स के रास्ते में जो भी हिंड्रेंस आएगी, उन चार्ज पार्टिकल्स के रास्ते में हिंड्रेंस जो आएगी उसको नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का। अब इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करना चाह रहे हैं, इनको ड्राइव करने वाली जो फोर्स है वो क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस सर्किट के अंदर से पास करना चाहेंगे, मूव करना चाहेंगे, तो इनके रास्ते में जो पार्टिकल्स ऑफ दिस कंडक्टर है, पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर से मुराद क्या है, एटम्स ऑफ द कंडक्टर जो न्यूट्रल हैं वो भी हैं, और जो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो मौजूद हैं इस कंडक्टर के अंदर वो भी हैं। तो ओवरऑल पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर जो हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के रास्ते में जो भी हिंड्रेंस ऑफर करेंगे उस हिंड्रेंस को स्टूडेंट्स क्या नाम दिया जाता है, दैट हिंड्रेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर बात की जाए रेजिस्टेंस जो है इसके यूनिट्स की, तो रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओहम्स होते हैं और ओहम 1 ओहम रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, आर को सेपरेट करेंगे इस रिलेशन से तो हमारे पास V ओवर I आएगा। अब V ओवर I की रेशो, V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए, उसके करस्पॉन्डिंग कंडक्टर में से करंट 1 एम्पियर पास करे, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे अगर 1 एम्पियर करंट पास करे तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम नाम देंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 ओहम। तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस के यूनिट्स। बाकी रेजिस्टेंस की डिटेल्स को स्टूडेंट्स इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ओहमिक डिवाइसेस वर्सेस नॉन ओहमिक डिवाइसेस। बड़ा सिंपल यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है। ऐसे डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगे मींस जिन डिवाइसेस के लिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट होगा, वो वाले डिवाइसेस ओहमिक डिवाइसेस कहलाएंगे। और जो डिवाइसेस ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे मींस I इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, उन डिवाइसेस को बोला जाएगा वो डिवाइसेस नॉन ओहमिक है। ओहमिक डिवाइसेस के लिए स्टूडेंट्स जब करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ कैसा आता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन से इस ग्राफ से रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अगर इस ग्राफ की स्लोप की बात की जाए, स्लोप बाय डेफिनेशन होती है डेल्टा ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल। y वेरिएबल क्या है, यहाँ पे करंट है, डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल। x वेरिएबल यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा I ओवर डेल्टा v। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 1 ओवर डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा I। अब ये वाली रेशो किसके बराबर होती है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग v ओवर I की रेशो रेजिस्टेंस होती है। तो ये आ जाएगा इसकी जगह पे रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है स्लोप किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब स्लोप का रेजिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है I वर्सेस V जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो जितनी स्लोप ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें पता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टेंस के बराबर होता है। तो इसको स्लोप को यूं भी डिस्कस किया जा सकता है कि स्लोप जो है वो कंडक्टेंस के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड। मींस जितनी स्लोप ज्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात की जाए इस ग्राफ से स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करने की, तो याद रखिएगा स्लोप इज इक्वल्स टू, इसकी एक और डेफिनेशन होती है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। अब टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा में क्या चीज हम नोट करेंगे, ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहा है ये ग्राफ उस एंगल की वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अब जो भी स्लोप की वैल्यू होगी, स्लोप एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स द कंडक्टेंस। अब अगर वहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा से जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात की जाए अगर ओहमिक डिवाइसेस के लिए स्लोप की वैल्यू याद रखिएगा कांस्टेंट होती है। और ओहमिक डिवाइसेस की एग्जांपल्स में क्या कौन से डिवाइसेस शामिल हैं, ऐसे डिवाइसेस जो मेटल से बने हैं और मेटल्स में से कौन सी वाली मेटल्स जो हमारे पास बेस्ट मेटल्स के तौर पे काउंट होती हैं। या जनरली अगर बात की जाए तो ओहमिक डिवाइसेस में कौन से डिवाइसेस शामिल हैं, मेटालिक डिवाइसेस या मेटालिक कंडक्टर्स एट लो पोटेंशियल डिफरेंसेस। एक्चुअली लो पोटेंशियल डिफरेंसेस पे क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती हैं तो वो बिहेव करते हैं एज ओहमिक डिवाइसेस। नेक्स्ट अगर नॉन ओहमिक डिवाइसेस की बात की जाए स्टूडेंट्स, इनके ग्राफ में हमारे पास फिलामेंट बल्ब का ग्राफ याद रखिएगा। ये ग्राफ इनिशियली जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, फाइनली जाके जो है वो ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाती है। विच मीन्स कि स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी अगर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है डिवाइस क्या है, नॉन ओहमिक। इसका मतलब फिलामेंट बल्ब क्या है, नॉन ओहमिक। और अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर डायोड की, इसका ग्राफ जो है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में आता है हमारे पास जो है इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इसमें याद रखिएगा ये फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्राफ आता है ये फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ है, करंट वर्सेस वोल्टेज। और जो थर्ड क्वार्टर में आता है हमारे पास ये क्या है, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन का करंट वर्सेस वोल्टेज रिलेशन। तो यहां से भी पता चलता है चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, सेमीकंडक्टर डायोड भी क्या है, इट इज नॉन ओहमिक डिवाइस। नेक्स्ट यहां पे भी अगर बात की जाए इन ग्राफ्स के लिए भी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करेगी, कंडक्टेंस को। और इन ग्राफ्स के लिए क्या होगा हमारे पास, स्लोप की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू और कंडक्टेंस की वैल्यू, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी।
कांस्टेंट अगर वैल्यू आएगी स्लोप की या रेजिस्टेंस की या कंडक्टेंस की तो डिवाइस ओहमिक बनेगा, अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो डिवाइस क्या बनेगा, नॉन ओहमिक बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो एग्जांपल्स में फिलामेंट बल्ब, सेमीकंडक्टर, डायोड और रियल लाइफ के अंदर जो है जितने भी हम डिवाइसेस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिस्कस कर रहे होते हैं, सारे डिवाइसेस के अंदर जो है वो क्या होता है, जब हम करंट पास करते हैं टेम्परेचर चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होती है, और अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाए तो डिवाइस क्या हो जाता है, नॉन ओहमिक बन जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ओहमिक डिवाइसेस में एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे पास अगर दो ग्राफ यहाँ पे दिए जाएं, मीन्स टू से ये एक ग्राफ है दैट इज ग्राफ 1 और दूसरा ग्राफ यहाँ पे और एक और कंडक्टर के लिए दे दिया जाए दैट इज ग्राफ 2। पहले वाले ग्राफ का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ θ1 है, दूसरे वाले ग्राफ का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या है, इट इज θ2। अब अगर हमें कह दिया जाए यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की रेशो फाइंड करें इन दोनों डिवाइसेस के लिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिवाइसेस के लिए रेजिस्टेंसेस की रेशो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट θ2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट θ1। टेंजेंट ऑफ एंगल θ2 की वैल्यू गिवन है, θ1 की वैल्यू गिवन है, जस्ट हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास जो है R1 रेशो R2 आ जाएगी। अब यहाँ पे जरा नोट कीजिएगा, रेजिस्टेंसेस की रेशो बराबर है थीटास की इनवर्स रेशो और साथ में क्या है, उनका टेंजेंट भी लेना है। ये रिलेशन ऐसे क्यों है यहाँ पे, बड़ी सिंपल सी बात, स्लोप चूंकि टेंजेंट थीटा के डायरेक्टली बराबर थी और स्लोप का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ क्या था, इनवर्स था, तो इसका मतलब है R1 रेशो R2 करेंगे तो दूसरी साइड पे क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल θ2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ एंगल θ1। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ये एंगल्स की वैल्यूज प्लग इन करेंगे, हमारे पास जो है रेजिस्टेंसेस की रेशो उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस डिस्कस करते हैं, टिपिकली कौन कौन से, सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स जो हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, मींस हमारे पास रेजिस्टर्स जो हैं वो क्या है, रेजिस्टर R1 का एक एंड R2 के साथ, R2 का जो दूसरा एंड होगा वो R3 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं वो क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए चंद एक प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सारे रेजिस्टर्स में से सेम पास करती है, तो इसका मतलब है सीरीज के अंदर इस रेजिस्टर में से पास होने वाला करंट I1, इस रेजिस्टर में से पास होने वाला करंट और जो सोर्स से करंट आएगा वो सारे के सारे करंट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर सीरीज सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट रिलेशन यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हमारे पास सीरीज सर्किट के अंदर n रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो, हर एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो स्टूडेंट्स R हो, तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, इट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय R। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें, R इक्विवेलेंट की वैल्यू याद रखिएगा, इट विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज सर्किट। तो इसका मतलब है सीरीज सर्किट के अंदर जब रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है उनके कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम अचीव कर सकते हैं वो क्या अचीव होती है, मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है। तो ये भी एक एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंसेस को किस फैशन में कनेक्ट किया जाए कि उनकी वैल्यू मैक्सिमम अचीव की जा सके। तो याद रखिएगा, सीरीज फैशन में जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया जाता है उनका जो इक्विवेलेंट आता है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर टोटल पोटेंशियल जो इस बैटरी का है इसको अगर यहाँ पे एनालाइज किया जाए, इट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस या सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। मीन सारे रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम फाइंड करना चाहें V1 मींस इस कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम फाइंड करना चाहें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, I होगा टोटल करंट जो बैटरी से ड्रॉ हो रहा है और R1 क्या है, इस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस है। सिमिलरली V2 किसके बराबर होएगा, I मल्टीप्लाइड बाय R2। अब ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पोटेंशियल डिफरेंसेस मालूम करने के लिए, जब हमें क्या गिवन होगा, सर्किट का करंट गिवन होगा और रेजिस्टेंस किसी भी कंपोनेंट जिसका हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं उस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमें जो है वो करंट की वैल्यू ना गिवन हो सर्किट में से जो पास कर रहा है, तो उस केस में हम यूज करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल।
ये हमारे पास वोल्टेज डिवीजन रूल है फॉर टू रेजिस्टर्स जो के कनेक्टेड हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दो रेजिस्टर्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दो रेजिस्टर्स होते, इनके क्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता, तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस मींस इस कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आना था R1 वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंपोनेंट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो ये हम रिलेशन वोल्टेज डिवीजन यूज कर सकते हैं अगर हमें करंट की वैल्यू ना दी हो और क्या गिवन हो, सर्किट की रेजिस्टेंसेस गिवन हो और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो। दूसरा V2 का रिलेशन क्या बनेगा, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू क्या आ जाएगा, टोटल बैटरी का पोटेंशियल। तो ये रिलेशंस हमारे पास क्या हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल के हैं और वोल्टेज डिवीजन है फॉर सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टर्स। अगर हमारे पास दो से ज्यादा रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सारे रेजिस्टर। एक्चुअली ये डिनोमिनेटर में क्या है, इट इज R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट से मुराद अगर दो रेजिस्टर हैं, दोनों की वैल्यूज का सम 3 है तो तीनों की वैल्यूज का सम एंड सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवीजन के कुछ फॉर्मूलाए। अब देख लेते हैं अगर हमारे पास ये रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड हो तो हमें फाइंड करना हो A और B के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, चूंकि ये सारे के सारे रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। एंड टू एंड से मुराद क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो हमारे पास इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगी, सारों की वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। जब इन चारों की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो RAB क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय R, और R क्या है, एक कंपोनेंट की रेजिस्टेंस। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए ये कंपोनेंट्स जो हैं, ये कंपोनेंट्स भी क्या हैं, ये कंपोनेंट्स भी आपस में सीरीज में हैं। अब सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस की पहचान क्या है, बड़ी सिंपल सी बात। यहाँ पे तो सिंपल सिचुएशन थी, एक ही लाइन के अंदर कनेक्टेड थे, हमने कह दिया ये क्या है, सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड।